हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ सौरभ शुक्ला। और आज मैं लेके आया हूं आप लोगों के लिए क्लास 12th की फिजिक्स का पहला चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो बेटा आज से हम लोग एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12 के लिए, जिसमें रेगुलर पर डे एक नई वीडियो आया करेगी, जिसमें से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रोज आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन भी जान सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग अपने क्लास 12th की फिजिक्स का पहला चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक, तो बात करें अगर इस चैप्टर की, तो ये बोर्ड के नजरिए से सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, या फिर ऐसा कहें कि आप लोग इलेक्ट्रिसिटी के दुनिया में एंट्री लेने जा रहे हो। और जो हम लोगों की पहली बुक है क्लास 12th की, वो पूरी की पूरी इलेक्ट्रिसिटी पे ही बेस्ड है, मतलब चार्ज से ही बेस्ड है। अगर हम लोग बात करें इस चैप्टर की, तो ये जो चैप्टर है बेटा, आप लोगों की जो इलेक्ट्रिसिटी की दुनिया पे बेसिक बिल्डिंग बनाने का काम करेगा। मतलब कहने का, जितनी भी बेसिक चीजें हैं इस पूरी बुक की, पहली बुक है ना जो आपकी क्लास 12th की, उस पूरी बुक की जो बेसिक चीजें हैं ना, वो इसी चैप्टर से हैं। इसीलिए इस चैप्टर को आप लोगों को थोड़ा धीरे 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 करके पढ़ना पड़ेगा। एक एक कॉन्सेप्ट को बहुत ही केयरफुली समझना पड़ेगा। ठीक बच्चों, तो आइए स्टार्ट करते हैं पहला चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक। अच्छा, सबसे पहले अगर मैं बताऊं तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर लाया कहां से गया है, इसके पीछे की हिस्ट्री क्या है। तो देखिए, फिजिक्स की एक ब्रांच है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। कौन सी ब्रांच है बेटा? फिजिक्स की एक ब्रांच है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ओके बच्चों, कौन सी ब्रांच है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अब बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या है? देखिए, फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम लोग अबाउट द इलेक्ट्रिसिटी, उसके फिनोमिना, प्रॉपर्टी, मतलब जितना भी इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, आप अपने चारों तरफ आज की डेट में क्या है, इलेक्ट्रिक गैजेट्स से घिरे हुए हो बेटा। समझ में आ रहा है? चारों तरफ आपको इलेक्ट्रिक गैजेट्स दिखते हैं, चारों तरफ इलेक्ट्रिसिटी से आप लोग घिरे हुए हो। तो इस दुनिया में जितने भी गैजेट्स इलेक्ट्रिसिटी से बने हैं, उन सब की स्टडी हम लोग फिजिक्स की कौन सी ब्रांच में करते हैं? तो फिजिक्स की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रांच में करते हैं। अच्छा, ये बहुत ही बड़ी ब्रांच है, क्योंकि आप लोग देख रहे हो अपने चारों तरफ दुनिया में कितना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी फैली हुई है। तो ये बहुत बड़ी ब्रांच थी, तो इसको फर्दर हम लोगों ने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया। एक पार्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक, एक पार्ट कौन सा बेटा? इलेक्ट्रोस्टैटिक, और दूसरा पार्ट है इलेक्ट्रोडायनेमिक। दूसरा पार्ट क्या है? इलेक्ट्रोडायनेमिक। अब अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रोस्टैटिक की, तो बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है? ये वो ब्रांच है जहां पे हम लोग जब चार्ज रेस्ट में होगा, तब जितनी भी उसकी प्रॉपर्टी होंगी, जितने भी उसके फिनोमिना होंगे, जितने भी उसके द्वारा किए गए चीजें होंगी, उन सब की स्टडी हम लोग कहां पे करेंगे बेटा? इलेक्ट्रोस्टैटिक में करेंगे। तो क्या बोल सकते हैं? द स्टडी ऑफ चार्ज, द स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। रेस्ट याद रखिएगा, मतलब जब चार्ज रुका हुआ रहेगा, स्टेशनरी पोजीशन में रहेगा, उस समय उस चार्ज के बारे में जो कुछ भी पढ़ते हैं वो कौन सी ब्रांच में पढ़ते हैं बेटा? इलेक्ट्रोस्टैटिक की ब्रांच में पढ़ते हैं। दूसरा है आपका इलेक्ट्रोडायनेमिक। कौन सी ब्रांच है? इलेक्ट्रोडायनेमिक। इलेक्ट्रोडायनेमिक में क्या होगा बेटा? स्टडी ऑफ चार्ज। इसमें क्या करेंगे हम लोग? स्टडी ऑफ चार्ज करेंगे। किसमें स्टडी ऑफ चार्ज करेंगे? इसमें आप लोग देखते हैं तो करेंगे स्टडी ऑफ चार्ज एट मोशन। किसमें बेटा? मोशन में। तो अगर मैं बात करूं आपकी इलेक्ट्रोडायनेमिक की, तो बेटा इलेक्ट्रोडायनेमिक में क्या होगा? चार्ज की स्टडी करेंगे बेटा। कब? जब चार्ज आपका मोशन में रहेगा। तो इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रांच को दो भागों में डिवाइड किया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या है? फिजिक्स की वो ब्रांच है जहां पे हम लोग जितना भी इलेक्ट्रिसिटी के बारे में सब कुछ पढ़ते हैं, उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड द सेकंड पार्ट इज द इलेक्ट्रोडायनेमिक।
इलेक्ट्रोस्टैटिक में जब चार्ज रुका हुआ रहेगा, रेस्ट की पोजीशन में रहेगा, उस समय उसकी जो भी एनालिसिस करेंगे, स्टडी करेंगे, उसको किसके अंतर्गत करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंतर्गत करेंगे। और जब चार्ज मोशन में आ जाएगा तब हम लोग क्या करेंगे, तब हम लोग उसको इलेक्ट्रोडायनेमिक में स्टडी करेंगे। अच्छा, अब आप लोग अगर देखें तो इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग को पढ़ना है इस वाले ब्रांच के अंतर्गत। तो हमको जो इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है वो पहला ही चैप्टर है हमारा, क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ना। हम लोग को क्या पढ़ना बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक। और उसके बाद क्या पढ़ना बेटा, उसके बाद पढ़ना हमको गॉस लॉ पढ़ना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है, आगे आप लोग को पता चलेगा, ठीक। एंड थर्ड वन क्या पढ़ना आप लोग, अपने आप को कैपेसिटेंस पढ़ना। क्या पढ़ना, कैपेसिटर। ये 3 मेजर टॉपिक्स हैं इसके, इस ब्रांच में हम लोग को कवर करना है। अच्छा, इसमें हम लोग को क्या कवर करना है, इसमें हम लोग को कवर करना है आपका इलेक्ट्रिक करंट। क्या कवर करना है, इलेक्ट्रिक करंट। क्लास 10 में तुम लोग पढ़े होंगे करंट कब बनता है, जब चार्ज मोशन में आता है तब आपका करंट बनता है। तो आपको यहाँ पे स्टडी मेजर टॉपिक क्या है आपका, इलेक्ट्रिक करंट। दूसरा टॉपिक आप लोग इसमें क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ेंगे, ठीक बेटा। और उसके पहले मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ेंगे, और देन आप लोग क्या पढ़ेंगे, एसी के बारे में पढ़ेंगे, अल्टरनेटिंग करंट के बारे में पढ़ेंगे। तो ओवरऑल लगभग 3, 3, 6-7 टॉपिक हैं, और इन 6-7 टॉपिक से ही 7 चैप्टर आपके बने हुए हैं। क्या बने हैं, इन 6-7 टॉपिक से ही आपके 7 चैप्टर बने हुए हैं पहली बुक के। तो ये पहली बुक में आपको सिर्फ और सिर्फ चार्ज के बारे में ही पढ़ना है। अच्छा, पहली बुक आपकी इस प्रकार से बेटा डिजाइन है, जैसे आप लोग अगर बात करें कि जब एक छोटा बच्चा पैदा होता है तो बच्चा क्या होता है, रुका रहता है, रेस्ट में रहता है, लेटा रहेगा, हिलेगा डुलेगा नहीं। तो इसी तरीके से हम लोग जो पहला चैप्टर पढ़ेंगे उसमें चार्ज क्या रहेगा, चार्ज की जस्ट ओरिजिन होगी, चार्ज की ओरिजिन को भी हम लोग सीखेंगे। तो चार्ज भी क्या रहेगा, लेटा रहेगा, पड़ा रहेगा, ना हिलेगा ना डुलेगा। फिर धीरे धीरे क्या होता है बेटा, फिर धीरे धीरे बच्चा खड़ा होने स्टार्ट करता है, घुटनों के बल चलना सीखता है, फिर धीरे धीरे और बड़ा होगा तो अच्छे से चलना सीख जाएगा, फिर और बड़ा होगा फिर दौड़ने लगेगा, फिर और बड़ा होगा तो सुपरमैन बन जाएगा। इसी तरीके से चार्ज हमको पूरी जो पहली बुक है इसी तरह पढ़ना। पहले चार्ज को ओरिजिन करेंगे, चार्ज पैदा होगा, फिर चार्ज धीरे धीरे चलना सीखेगा, फिर चार्ज दौड़ना सीखेगा, फिर चार्ज क्या करेगा बेटा, सुपरमैन बन जाएगा। EMW वेव आगे पढ़ेंगे तो वहां पे चार्ज को सुपरमैन बना देंगे। तो इस तरीके से ओवरऑल हमको इस पहली बुक को कवर करना है। पहली बुक के जो मेजर टॉपिक है बेटा वो यही है, गॉस लॉ, कैपेसिटर और एसी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और मैग्नेटिज्म, ठीक। 3-4 टॉपिक आप लोगों के बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और सबसे इंपॉर्टेंट 3 चैप्टर हैं आप लोगों के। इसके बात करूं अगर मैं, तो पहला इलेक्ट्रोस्टैटिक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, दूसरा इलेक्ट्रिक करंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड लास्ट चैप्टर आपका एसी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम में काफी क्वेश्चन इनसे बनते हैं, ठीक। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक बच्चों। तो बात करूं मैं अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक की, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है उसको समझने के पहले आप लोग को मैं बता दूं, ये जो टॉपिक आज हम लोग पढ़ रहे हैं ना, ये टॉपिक आप लोगों के लिए कोई नया टॉपिक नहीं है। आप कहेंगे ये कैसे, आप लोग जब क्लास 1 में थे ना, 1 में, फर्स्ट में, तब आप लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक से खेला करते थे। आप लोग छोटे छोटे जब नन्हे मुन्ने बच्चे थे उस समय से आप लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक से खेलते चले आ रहे हैं और आज तक खेलते ही आ रहे हैं, लेकिन अभी तक आपको पता नहीं था कि भैया ये इलेक्ट्रोस्टैटिक है। याद दिलाऊं, याद करो आप लोग जब छोटे से बच्चे थे तो स्केल लेते थे, अपने बाल पे रब करते थे और छोटे छोटे कागज के टुकड़े उठाते थे। छोटे छोटे कागज के टुकड़े क्या करते थे बेटा, उठाते थे। यहाँ पे कौन सा फिनोमिना काम करता था, यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज का फिनोमिना काम करता था, यही इलेक्ट्रोस्टैटिक का फिनोमिना काम करता है। दूसरा अगर मैं बात करूं, ये आप लोग के पास देखो जो भी कंघी होती है, कंघी को भी जब आप लोग बाल खींचते हो उसके बाद छोटे छोटे कागज उठाओगे तो कंघी से भी कागज उड़ जाएंगे। और बात करें देखो ये बलून, आप लोग देखोगे बर्थडे वगैरह में आप लोग छोटा सा बलून फुलाते हो, उसको बाल में अपने रब करते हो और दीवार पे चिपकाते हो तो बलून देखो चिपक जाता है। ये भी खेल खेलते चले आ रहे हो कि नहीं, खेल खेलते चले आ रहे हो। और देखो अगर देखिए बात करूं, अगर मैं देखिए यहाँ पे ये दीवार पे ये बलून क्या है, चिपका हुआ है। क्यों चिपका है ये, क्यों ऐसा कागज उड़ जा रहा था, इन सब का आंसर मिलेगा। बस थोड़ा सा सब्र रखिए, थोड़ा सा सब्र रखिए, इन सभी फिनोमिना के आंसर आगे जैसे जैसे चैप्टर बढ़ता जाएगा आपको पता चलते जाएंगे, ठीक बच्चों। और
इसमें एग्जांपल की बात करूं तो ये है क्या, वान डी ग्राफ जनरेटर है। ये बड़े बड़े शहरों में पार्क में लगे रहता है। यहाँ पे आप लोग जैसे इसमें हाथ रखोगे, आपके जो बाल होंगे वो क्या हो जाएंगे, स्टैंड हो जाएंगे। तो इससे बहुत बच्चे, छोटे छोटे बच्चे बहुत खेलते हैं। इसको वान डी ग्राफ जनरेटर कहते हैं। इसके बारे में हम लोग सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे डिटेल में कि आखिर कैसे इसमें हम लोग हाथ रखते हैं, करंट हमको नहीं लगता है, लेकिन हमारे बाल कैसे खड़े हो जाते हैं। तो वो बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फंडा लगता है यहाँ पे, उसको भी सीखेंगे जब चैप्टर 2 पढ़ेंगे। तो ओवरऑल बात इतनी सी है बेटा कि आप लोग इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रोस्टैटिक से बचपन से खेलते चले आ रहे हो, लेकिन अभी तक आप लोगों को पता नहीं था कि ये सारी चीजें के पीछे की कौन सी, इन सभी चीजों के पीछे कौन सी वजह है, कौन सी ताकत लग रही इन सब के पीछे, किस प्रकार की प्रॉपर्टी है, किस प्रकार का कॉन्सेप्ट है, किस प्रकार का आपका फंडामेंटल तरीका है, क्यों ये सब चीज हो रही है इस दुनिया में, और कैसे आप लोग इससे खेलते चले आ रहे थे। इन सब का जवाब आपको मिलेगा, बस थोड़ा सा सब्र बनाए रखिएगा। ठीक है बच्चों, तो आइए एंट्री करते हैं अपने पहले चैप्टर में, इलेक्ट्रोस्टैटिक में। तो बात करूं अगर मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक की, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्ड जो है बेटा दो शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्द से मिलकर बना है बेटा, दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एक इलेक्ट्रो, दूसरा स्टैटिक। अब बात करूं इलेक्ट्रो की, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रो। एक्चुअली इलेक्ट्रो का मीनिंग जो बेटा होता है वो होता है इलेक्ट्रा। ये ग्रीक का वर्ड है, ग्रीक में चार्ज को इलेक्ट्रा के नाम से जानते थे। तो इलेक्ट्रो का मतलब है इलेक्ट्रा, जिसका मतलब है चार्ज। स्टैटिक का मतलब है रेस्ट। मतलब इसकी डिफिनीशन क्या हुई, इसकी डिफिनीशन हुई द वर्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक मींस स्टडी ऑफ चार्ज व्हेन दे आर एट रेस्ट। मतलब क्या करते हैं बेटा, हम लोग जिस भी ब्रांच में चार्ज जब रेस्ट में होता है उसकी स्टडी करते हैं, उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं। इसकी अगेन एक डिफिनीशन और देख सकते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोस्टैटिक इज ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द फिनोमिना प्रॉपर्टी ऑफ स्टेशनरी और स्लो मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फिजिक्स की ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, स्टेशनरी चार्ज की फिनोमिना और प्रॉपर्टी की स्टडी करते हैं। तो ये तो हो गई आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक की डिफिनीशन बेटा। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग लेते रहिएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं चार्ज की। अच्छा, जितना भी अभी तक हम लोगों ने पढ़ा, सब कुछ पढ़ने के बाद हर बार एक वर्ड आ रहा है चार्ज। जैसे क्लास 11 में आप लोगों ने पढ़ा होगा, पूरी की पूरी बुक में मैकेनिक्स में छाया हुआ था, कौन था, किंग, मास था किंग। सब कुछ मास के इर्द गिर्द घूमता रहता था। उसी तरीके से क्लास 12th की जो फिजिक्स है फर्स्ट बुक, वो पूरी की पूरी चार्ज के ही इर्द गिर्द घूमती रहेगी। तो हमारा पहला काम क्या होना चाहिए, हमारा पहला काम होना चाहिए कि भैया चार्ज के बारे में अच्छे से पढ़ लो, इतनी अच्छे से पढ़ लो कि आगे चल के कभी भी चार्ज को लेकर के कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले चार्ज की कि आखिर चार्ज है क्या। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि चार्ज क्या है, तो चार्ज किसी भी बॉडी की एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी है। कैसी प्रॉपर्टी बेटा, एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी है जो कि उस बॉडी को इलेक्ट्रिकल या मैग्नेटिकल फोर्स फील कराती है, या किसी भी बॉडी की वह इनहेरेंट प्रॉपर्टी जो जिम्मेदार है, किसके लिए जिम्मेदार है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फिनोमिना के लिए। समझिएगा, जैसे यहां पर मेरे सराउंडिंग के एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। अच्छा, आप लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट अभी तो नहीं जानेंगे, आप लोग कक्षा 11 में ग्रेविटेशनल फील्ड तो पढ़ के आए हुए हैं। फील्ड, अच्छा फील्ड का मतलब क्या होता है, पहले तो इसको जान लेते हैं। तो देखो बेटा, फील्ड क्या होती है, जब कोई भी फोर्स बिना कांटेक्ट के लगने लगे तो उस समय फील्ड क्रिएट होती है। समझिएगा, हमेशा आप लोग देखोगे जब भी फोर्स लगाओगे तो बॉडी को टच करना पड़ता है, लेकिन जब बिना टच किए हम लोग फोर्स लगाने लग जाएं तो कैसे लगाएंगे, जैसे मैं हूं और आप यहां पे बैठे हुए, मैं आपको टच नहीं कर रहा हूं और मैंने बिना टच किए ऐसे किया और आप गिर गए उधर। तो कैसे गिर गए, तो मैंने अपने और आपके बीच का जो ये सरफेस है, मेरे और आपके बीच का ये जो स्पेस है, इस स्पेस में मैंने क्या किया, एक डिस्टरबेंस क्रिएट किया। क्या किया बच्चों, एक डिस्टरबेंस क्रिएट किया, और उस डिस्टरबेंस में आप आए और आपने फोर्स को फील किया। तो नॉर्मली
फील्ड क्या होता है? फील्ड किसी भी चारों तरफ कोई भी स्पेस है, किसी भी स्पेस पे एक प्रकार का डिस्टरबेंस होता है। क्या होती है फील्ड? किसी भी स्पेस में डिस्टरबेंस होती है। इसी तरीके से जैसे मैं बात करूं मास की, कोई भी मास होता है तो मास क्या करता है? अपने चारों तरफ एक डिस्टरबेंस क्रिएट कर लेता है, एक फील्ड बना लेता है, और उस फील्ड में जब कोई दूसरा मास आता है तो बेटा क्या करता है? फोर्स को फील करता है। आप लोग शक्तिमान देखे होंगे, या फिर आप लोग अभी ये मूवी वगैरह देखते हो ना, एडवेंचर वगैरह मूवी, उसमें देखते हो ना, ऐसे ऐसे करता है, ये ऐसे मार देता तो सामने वाला क्या होता है? उड़ जाता है। वो क्या करता है? वो अपने और उसके बीच में एक फील्ड क्रिएट करता है। जादू करता है ना, ऐसे ऐसे घुमाता है और यूं करता है तो सामने वाला उड़ जाता है। तो कैसे वो फोर्स लगा रहा है? वो फोर्स लगा रहा है बेटा फील्ड क्रिएट करके, टच नहीं कर रहा है, लेकिन वो क्या करता है? अपने बीच और उसके बीच में एक फील्ड में, एक स्पेस में एक डिस्टरबेंस पैदा करता है। उस डिस्टरबेंस में वो बंदा आता है, देन वो बंदा उड़ जाता है। तो इसी तरीके से मास भी अपने चारों तरफ एक फील्ड क्रिएट करता है। एज इट इज सेम, जो बॉडी होती है, चार्ज बॉडी होती है, वो भी अपने चारों तरफ एक क्या करती है? एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करती है। और जो मैग्नेट होता है बेटा, मैग्नेट अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। अब समझ में आई फील्ड का क्या मतलब है? अब समझ लो मेरे यहां पे चारों तरफ एक फील्ड क्रिएट है। क्या? कौन सी फील्ड क्रिएट है? इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट है। कौन सी फील्ड क्रिएट है बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने क्या किया? अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में मान लीजिए मैंने एक बॉडी लेके आई। इस बॉडी के पास क्या है? सिर्फ और सिर्फ मास है। इलेक्ट्रिक फील्ड में मैं ये बॉडी लेके आया, देखा इस बॉडी में कोई भी फोर्स काम नहीं किया। अब मैं फिर वापस आया, इस बॉडी को क्या किया? मैंने चार्ज किया। इस बॉडी पे कहीं ना कहीं से किसी भी आगे बताऊंगा कैसे मैं चार्ज पैदा करूंगा इस बॉडी में, लेकिन अभी के लिए आप लोग इतना जानिए कि मैंने इस बॉडी में किसी तरीके से चार्ज पैदा कर लिया। अब मैं इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके गया। जैसे इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके गया, इसको फोर्स लगा। इसको क्या लगा? फोर्स लगा। तो यहीं से डिफिनेशन आपकी क्लियर होनी चाहिए। कैसे? पहले जब इसके पास चार्ज नहीं, सिर्फ मास था, मैं इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके गया, इसमें कोई भी फोर्स नहीं लगा, मतलब इस बॉडी ने कोई भी फोर्स को एक्सपीरियंस नहीं किया। अब इस बॉडी को मैंने चार्ज कर दिया, अब इसको मैं फील्ड में लेके गया तो इसमें क्या लगने लगा बेटा? फोर्स फील करने लगा ये ऑब्जेक्ट। क्यों फोर्स फील करने लगा? क्या वजह थी फोर्स के फील करने की? कारण क्या था फोर्स के फील करने का? एकमात्र कारण था ना, कौन सी वजह थी? इस बॉडी के पास चार्ज आ गया है। जब तक इस बॉडी के पास चार्ज नहीं था, इस बॉडी ने फोर्स को फील नहीं किया था। जैसे ही इस बॉडी के पास चार्ज आया, वैसे ही ये बॉडी ने क्या किया? फोर्स को फील कर लिया। तो यहीं से एक तगड़ी डिफिनेशन बन गई कि किसी भी बॉडी, चार्ज क्या है? किसी की भी बॉडी की वह इनहेरेंट प्रॉपर्टी है जिस प्रॉपर्टी की वजह से कोई ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स को फील करेगा। बन गई डिफिनेशन। ओके, तो आइए देखते हैं, कुछ डिफिनेशन मैंने लिखी हुई हैं, उनको एक बार पढ़ लेते हैं। जैसे पहली डिफिनेशन है, चार्ज इज अ बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर व्हिच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इंटरैक्शन। ठीक। दूसरा है, चार्ज इज एन एक्सटेंट टू व्हिच द एटम हैज मोर इलेक्ट्रॉन देन प्रोटॉन। आगे आप लोग एटम के बारे में पढ़ोगे, तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल नहीं है, इट मींस उस बॉडी पे चार्ज होगा। तीसरी डिफिनेशन इसकी और एक लिखी हुई है, चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर व्हिच एनेबल इट टू एक्सपीरियंस अ फोर्स व्हेन प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। जो ये लास्ट वाली डिफिनेशन जो अभी मैंने आपको समझाया था कि क्या है बेटा, चार्ज वह प्रॉपर्टी है मैटर की जिसकी वजह से वो इनेबल होता है एक्सपीरियंस करने के लिए। क्या एक्सपीरियंस करने के लिए? फोर्स एक्सपीरियंस करने के लिए। कहां पर? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड पे। तो ये तो रही चार्ज की डिफिनेशन। ठीक बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक, ओके। अब बात करते हैं हिस्ट्री की। आखिर ये चार्ज की ओरिजिन कहां से हुई, इसकी कितने साल पुरानी हिस्ट्री है। तो आपको बता दें, ये जो चार्ज है बेटा, ये आज या कल या 100 साल या 200 साल पुरानी बात नहीं है। ये बात है आज से 2200 ईयर एगो, आज से 2200 साल पहले की कहानी है, जब सबसे पहले चार्ज को देखा गया था। किसने देखा था? थेल्स नाम के साइंटिस्ट। ये थेल्स ने सबसे पहले, कब? देखो बेटा, 640 से 548 बीसी पे, ठीक, बिफोर क्राइसिस, सबसे पहले इन्होंने क्या किया था? चार्ज को देखा था। कैसे?
ये जो तुम लोग बचपन में खेल खेलते थे ना स्केल वाला, तो सबसे पहले इन्होंने ही वो खेल खेला था। सबसे पहले वो खेल कौन खेला था? थेल्स ने ही खेला था। इन्होंने क्या लिया था? एक अंबर की रॉड ली थी। अंबर एक सब्सटेंस होता है, अंबर की रॉड ली और अंबर की रॉड को बेटा रब किया। जैसे आप लोगों ने स्केल को रब किया था ना अपने बालों में, वैसे इन्होंने अंबर को रब किया और अंबर को रब करने के बाद देखा कि अंबर छोटी छोटी चीजों को क्या कर रहा है? अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो सबसे पहले 2200 साल पहले थेल्स ने ही ये वाला खेल खेला था। तो देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टार्टेड विद द सिंपल ऑब्जर्वेशन दैट अ बॉडी कुड बी मेड अट्रैक्टिव बाय रबिंग इट। इलेक्ट्रोस्टैटिक की स्टार्टिंग ही वहां से हुई है। कहां से हुई है? जब हम लोग बॉडी को रब करते थे और बॉडी के पास प्रॉपर्टी आ जाती थी दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की। तो देखिएगा, ही ऑब्जर्व्ड फॉर द फर्स्ट टाइम दैट एन अंबर रॉड स्टार्टेड अट्रैक्टिंग अदर ऑब्जेक्ट आफ्टर रबिंग बाय सिल्क। ये देखिए, अंबर था, ये सिल्क था। इन दोनों को जब अपन ने रब किया, थेल्स भाई साहब ने रब किया, तो क्या हुआ? इस अंबर के पास प्रॉपर्टी आ गई छोटी छोटी चीजों की अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की। तो ठीक, ये तो था हिस्ट्री। अब आगे बढ़ते हैं, कैसे इसमें आगे विस्तार हुआ, कैसे आगे चीजें बढ़ी, कैसे आज की डेट में इतने ऐस आराम से हम लोग जो रह रहे हैं, यहां तक हम लोग कैसे पहुंचे, सबके बारे में देखते हैं। अच्छा, इनके बाद साइंटिस्ट है गिलबर्ट। इनके बाद कौन साइंटिस्ट है? गिलबर्ट। और लगभग 2200 साल पहले उन्होंने, थेल्स ने इतना करके दे दिया था, लेकिन उसके बाद 2000 साल तक कुछ भी नहीं हुआ, ठंडा पड़ा रहा पूरा का पूरा मटेरियल। समझ में आया ना? देखिए, आफ्टर ऑलमोस्ट 2000 ईयर्स, 2000 साल बाद, गिलबर्ट शो दैट अदर सब्सटेंस लाइक ग्लास आल्सो शो दिस प्रॉपर्टी, बट ही आल्सो कंक्लूडेड दैट मेटल कुड नॉट बी इलेक्ट्रिफाइड। 2000 साल बाद गिलबर्ट आए, उन्होंने कहा कि भैया अंबर बस के पास ये वाली प्रॉपर्टी नहीं होती है, ग्लास के पास भी ये वाली प्रॉपर्टी होती है। लेकिन उन्होंने इसमें मेटल वगैरह को इंक्लूड नहीं किया कि जैसे आज के डेट में आपको पता है कि मेटल में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है ना, करंट लग जाता है मेटल से, तो उसको नहीं इंक्लूड, लेकिन बस उन्होंने ये बताया कि अंबर तो है लेकिन साथ ही साथ ग्लास वगैरह भी इस तरह का काम कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद एक अगले साइंटिस्ट है ग्रे, 1729 में। उन्होंने क्या कहा बेटा? दैट चार्ज कुड बी ट्रांसमिटेड थ्रू ह्यूमन बॉडी। इन्होंने ही, ग्रे ने ही क्या किया था बेटा? कंडक्टर की खोज की थी। कंडक्टर क्या होता है? ऐसा सब्सटेंस जिसमें चार्ज फ्लो हो सकता है। चार्ज क्या हो सकता है बेटा? फ्लो, एक जगह से दूसरी जगह की तरफ जा सकता है, वो कंडक्टर कहलाता है। तो इन्होंने ही कंडक्टर की डिस्कवरी की थी। उन्होंने बताया जो ह्यूमन बॉडी है बेटा, वो क्या है? अच्छा कंडक्टर होता है, एंड वाटर एंड मेटल्स, ये सब के सब क्या होते हैं बेटा? गुड कंडक्टर होते हैं। ही कॉल्ड देम कंडक्टर्स एंड अदर लाइक ग्लास एंड अंबर क्या होते हैं? इंसुलेटर होते हैं। ग्लास और अंबर क्या होते हैं आपके? इंसुलेटर होते हैं। इनमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कराई जाती। इसके बाद अगले साइंटिस्ट है डुफे, 1734 में। इन्होंने देखो बेटा क्या किया? फाउंड दैट मेटल्स कुड बी इलेक्ट्रिफाइड बाय रबिंग विथ फर और सिल्क। ही आल्सो शो दैट इलेक्ट्रिफाइड ग्लास एंड अंबर टेंड टू अपोज वन अनदर। ही कंक्लूडेड देयर वेर टू काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रिक। जैसे आज के डेट में आप लोग पढ़ते हो ना कि चार्ज दो प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है, पढ़ते हो ना? तो ये डुफे ने ही आपको बताया था। उस समय तो ये पॉजिटिव नेगेटिव का कोई फंदा पता नहीं था। तो इन्होंने बताया कि बेटा इलेक्ट्रिफिकेशन, चार्ज को क्या? इलेक्ट्रिफिकेशन दो प्रकार का होता है। इसमें से क्या थे? कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट थे आपस में जो अट्रैक्ट कर रहे थे, और कुछ ऑब्जेक्ट क्या करते? आपस में रिपल कर रहे थे। तो इसका क्या मतलब हुआ कि दो प्रकार की इलेक्ट्रिसिटी होती है। तो इन्होंने, डुफे ने ही इसके बारे में बताया था। लेकिन 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 जो सबसे बड़ा रेवोल्यूशनरी चेंज आया इस इलेक्ट्रिसिटी की दुनिया में, वो कौन लेके आए थे? वो लेके आए थे सर बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। इनके बारे में तो आप लोगों ने बहुत ज्यादा पढ़ा होगा, ठीक है ना? इन्होंने, इनका जो सबसे इंपॉर्टेंट फिनोमिना है, ये किस लिए फेमस है बेटा? ये अपने काइट एक्सपेरिमेंट के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है? ये काइट एक्सपेरिमेंट के लिए फेमस है। अच्छा, इनका काइट एक्सपेरिमेंट क्या था इसके बारे में आप लोग पढ़िएगा, हालांकि यहां पे जरूरत नहीं उसकी, मैं आपको थोड़ा सा बता दे रहा हूं। इन्होंने क्या किया, उस जिस जमाने के साइंटिस्ट है उस जमाने में क्या होता था बेटा? ये जो आसमान से बिजली गिरती ना, इलेक्ट्रिसिटी, तो बहुत ज्यादा गिरा करती थी और बहुत सारे क्या होते थे? लोग तबाह हो जाते थे, मतलब गिर जाती थी, लोगों के घरों में गिर जाती थी, बहुत लोग मारे जाते थे, बड़ी प्रॉब्लम्स हो रही थी। इन्होंने देखा कि ये बड़ी ही मतलब
त्रासदी हो रही, बड़ी ही मतलब एक खराब स्थिति थी उस जमाने की, बिजली के गिरने की वजह से बड़ा नुकसान होता था। ठीक, तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं इस बिजली को, इस इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर कर लूं अपने पास, ये इधर उधर ना गिरने पाए। इन्होंने देखा जैसे हम लोग पानी को एक टंकी में स्टोर करते हैं, तो इन्होंने सोचा कि इस बिजली को भी मैं किसी तरीके से टंकी में स्टोर कर लूं। तो इन्होंने एक लेनिन जार बनाया। आज की डेट में उस चीज को हम लोग कैपिस्टर के नाम से जानते हैं। इन्होंने एक लेनिन जार बनाया और इन्होंने सोचा कि मैं उसमें इस बिजली को इकट्ठा कर लूंगा। उसके लिए इन्होंने एक काइट एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने पतंग उड़ाया और आसमान तक लेके गए। तो जिस समय जब बिजली कड़की तो इन्होंने देखा, पतंग उड़ाया तो वो बिजली इनके पास नहीं आई, तो उदास हो गए। उसके बाद क्या किया, इन्होंने उसमें एक कंडक्टर, एक कील बांधा और अब उड़ाया, अभी भी बिजली कड़की लेकिन इनके पास तक नहीं आई। लेकिन अचानक पानी बरस गया। अचानक क्या बरस गया, पानी, और इनको बिजली का झटका लगा। दुनिया का पहला साइंटिस्ट है देखो जो बिजली का झटका लगने के बाद भी हंस रहा है। अब हंसेगा ही, क्यों हंसेगा, इतना बड़ा एक्सपेरिमेंट जो करके इन्होंने दे दिया था। ठीक है ना, तो ये बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट है इनका काइट, आप लोग देखिएगा, बहुत इसका एनिमेशन यूट्यूब में काफी पड़ा हुआ है, देख सकते हैं आप लोग। लेकिन हम लोग को जो इंपॉर्टेंट है बेंजामिन फ्रैंकलिन से, वो क्या इंपॉर्टेंट है, इन्होंने ही नाम दिया इलेक्ट्रिसिटी को प्लस एंड माइनस। क्या नाम दिया बेटा, प्लस एंड माइनस। इन्होंने ही बताया कि चार्ज आपके क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं बेटा, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है। अच्छा, इन्होंने ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव नाम दिया था ना बेटा, ये जो नाम है ना इन्होंने आर्बिट्री दे दिया था। उसके पीछे की कोई वजह नहीं थी कि ये पॉजिटिव हो ये नेगेटिव का, ऐसे ही मन चला गया नाम दे दिया। ठीक है ना, मैं जैसे दो लड़कियां बैठी हैं, मैंने ऐसे ही देख रहा हूं, मुझको उनके बारे में कुछ नहीं पता, मैंने बोल दिया तुम चिंकी हो तुम मिंकी हो, नाम दे दिया, मुझको पता नहीं उनका नेचर क्या है, बस मैंने नाम दे दिया। वैसे इन्होंने देखा दो चार्ज हैं, एक का नाम प्लस दे दिया, एक का नाम माइनस दे दिया। हालांकि अगर ये थोड़ा सा और पढ़ ली होते ना, स्टडी कर ली होते, तो आज की डेट में हमको बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं। इन्होंने वो जो प्लस वाला चार्ज और माइनस वाला चार्ज, अगर ये उल्टा बोलते, निगेटिव वाले को प्लस बोलते और प्लस वाले को निगेटिव बोलते, तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट हमको और आसानी से समझ में आते। समझ में आ रहा है, लेकिन उन्होंने दे दिया तो वही चलता रहा, वही आज के डेट में हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं। ठीक, तो देखो, it was Benjamin Franklin who gave the name of positive electricity to the charge on glass rod rubbed with silk, and negative electricity that a ebonite rod rubbed with fur. The nomination was arbitrary. तो इतना यहां तक के साइंटिस्टों ने बता दिया था। बट जो बेटा एक्चुअल एक्सप्लेनेशन हुआ है लाइट के बारे में, जो मेन डिस्कवरी, ज्यादा से ज्यादा डिस्कवरी हुई है, वो कब हुई है, ये हुई है बेटा जब 19th सेंचुरी पे थॉमसन, रदरफोर्ड एंड बोर ने एटॉमिक मॉडल की डिस्कवरी कर दी थी। तो जो मेन इलेक्ट्रिसिटी में ज्यादा से ज्यादा विस्तार हुआ है, ज्यादा से ज्यादा उसका स्कोप बढ़ा है, वो 19th सेंचुरी में ही बढ़ा हुआ है। आज से 100 से 150 साल पहले की ही बात है, तभी इतना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी में स्कोप आया हुआ है। जब हमको एटम के बारे में जानकारी मिल गई थी, थॉमसन ने अपना मॉडल दे दिया, रदरफोर्ड ने दे दिया, बोर ने दे दिया, जब हमको एटम के बारे में डिटेल स्टडी पता चली, उसके बाद ही इलेक्ट्रिसिटी की दुनिया में और ज्यादा क्रांतिकारी परिवर्तन आए हुए थे। तो देखते हैं आगे कि आज की डेट में हमको कितना ज्ञान है, आज की डेट में हमको चार्ज के बारे में कितना ज्ञान है, उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, कंटिन्यूअस रिसर्च हैज लेड टू फॉलोइंग कंक्लूजन ऑफ चार्ज। तो पहला तो हमको चार्ज की डिफिनीशन पता है। चार्ज इज एन इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल्स बाय वर्च्यू ऑफ विच पार्टिकल इज एबल टू एग्जिबिट इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फिनोमिना। ठीक, दूसरा हमको क्या पता है, चार्ज दो प्रकार के हैं, एक निगेटिव चार्ज है, दूसरा पॉजिटिव चार्ज है। तीसरा क्या पता है हम लोगों को कि जो सिमिलर चार्ज हैं बेटा वो रिपल करते हैं। मतलब देखो यहां पे जो आपके समझिएगा, ये प्लस और ये प्लस, ये माइनस और ये माइनस, प्लस प्लस माइनस माइनस आपस में लाओगे तो ये दोनों क्या करेंगे, रिपल्सन करेंगे। क्या करेंगे बेटा, रिपल करेंगे, एक दूसरे से दूर भागेंगे, नफरत करेंगे एक दूसरे से। लेकिन जैसे ही प्लस और माइनस आएंगे, दोनों के बीच में अट्रैक्शन हो जाएगा। दोनों के बीच में क्या हो जाएगा बेटा, अट्रैक्शन हो जाएगा। तो हमको ये भी पता है कि पार्टिकल विथ सिमिलर चार्ज रिपल ईच अदर, पार्टिकल विथ अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। और पता है हमको इसकी यूनिट,
इसकी यूनिट क्या होती है बेटा? कूलाम। चार्ज की यूनिट को कैसे बताते हैं? कूलाम से। आगे बताऊंगा एक कूलाम क्या होता है, कूलाम की डिफिनेशन क्या होती है, सब कुछ आगे पढ़ेंगे, बट यहाँ पे इतना हमको जानना जरूरी है। और थोड़ा सा बात करें, अगर हम लोग जाने कि एटम क्या है, तो आप लोग एटम को देखे ही होंगे। एटम के पास एक न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ चक्कर काटते रहते हैं। इस दुनिया में भगवान ने सब कुछ न्यूट्रल बना के भेजा था। ये दुनिया पूरा पूरा यूनिवर्स बेटा किससे मिलकर बना? एटम से मिलकर बना है। और एटम क्या होते हैं बेटा? एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। व्हाई? क्यों होते हैं? बिकॉज हर एक एटम में जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। अच्छा, प्रोटॉन के पास बेटा पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन के पास बेटा निगेटिव चार्ज होता है। तो इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड इक्वल नंबर ऑफ निगेटिव एक दूसरे को क्या कर देते हैं? कैंसिल आउट कर देते हैं, क्योंकि हर एक एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक बराबर होते हैं। तो दुनिया में हर एक चीज न्यूट्रल भगवान ने बनाई थी, लेकिन हम लोग अपनी आवश्यकता के अनुसार क्या करते हैं बेटा? चार्ज को पैदा कर लेते हैं। आगे बताएंगे कैसे चार्ज पैदा होते हैं। ठीक, अभी तक हमको यही पता था। ठीक बच्चों, आगे अगर हम लोग बात करेंगे इसके बारे में तो देख सकते हैं, हम लोग आगे बात करते हैं, देखते हैं इसके बारे में। तो आगे और बात करें अगर हम लोग तो इसके बारे में देख सकते हैं बेटा, आप लोगों को क्या है? चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक बच्चों, और प्रोटॉन के पास भी कितना चार्ज होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इलेक्ट्रॉन के पास माइनस का होता है, प्रोटॉन के पास प्लस का होता है। ठीक, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज कैंसिल आउट, इक्वल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज, देन ओवरऑल एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ठीक बच्चों, ये चीज समझ में आ गई। अब हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं कि आखिर होता क्या है कॉन्सेप्ट। जैसे कोई भी एटम है आपके पास, कोई भी एटम है, उसके पास क्या होते हैं बेटा? न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होते हैं और उसके बाद उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? चक्कर काटते रहते हैं। अच्छा, हम लोग के पास मान लीजिए एक ये दूसरा एटम है, इसके पास पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ चक्कर काट रहे हैं। ठीक, अब हम लोग बेटा किसी भी वजह से, किसी भी जुगाड़ से अगर इससे इलेक्ट्रॉन निकाल के इसमें डाल दें, इससे इलेक्ट्रॉन को निकाले और इसमें डाल दें, तो आप लोग देख सकते हैं इसमें क्या था? पहले नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा थे। नंबर ऑफ प्रोटॉन मतलब देखिएगा प्लस और माइनस, जितना प्लस था उतना माइनस था, दोनों बराबर थे। अब मैंने इससे एक इलेक्ट्रॉन इसमें डाल दिया, तो अब बताओ, अब ये जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जाएगा बेटा? इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे और प्लस वाले क्या हो जाएंगे? ज्यादा हो जाएंगे कि नहीं ज्यादा हो जाएंगे? तो ये पूरा का पूरा जो आपका एटम है ये क्या हो जाएगा बेटा? ये पूरा का पूरा एटम पॉजिटिवली चार्ज कहलाएगा। आप लोग देख सकते हैं इससे किसी तरीके से इलेक्ट्रॉन मैंने इधर डाल दिए, तो पहले प्लस और माइनस दोनों बराबर थे, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर थे। अब एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया तो इलेक्ट्रॉन में निगेटिव में कमी आ गई, तो पॉजिटिव वाला ज्यादा हो गया कि नहीं ज्यादा हो गया? जब पॉजिटिव वाला चार्ज ज्यादा हो जाएगा तो इस एटम में क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब इसी तरीके से यहां पे देखिए, पहले प्लस और माइनस दोनों क्या थे? बराबर थे। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन इसके पास आया तो अब निगेटिव चार्ज क्या हो गया? इंक्रीज हो गया, और पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। अब बेटा देखो, निगेटिव चार्ज बढ़ गया ना, तो इस बॉडी पे कौन सा चार्ज हुआ? निगेटिव चार्ज हुआ। कहानी समझ में आई? कब पॉजिटिव और कब निगेटिव चार्ज पैदा होंगे? जब दो एटम है, एटम बेसिकली न्यूट्रल होते हैं हम लोग के पास, लेकिन हम लोग किसी भी तरीके से अगर एक एटम से इलेक्ट्रॉन निकाल के दूसरे एटम में डाल देंगे तो क्या होगा? दोनों एटम के पास चार्ज पैदा हो जाएगा। याद रखिएगा सबसे पहली बात कि अगर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, अगर कोई इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, ठीक है ना, अगर इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा तो उसके पास पॉजिटिव चार्ज आएगा। अगर कोई इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो उसके पास कौन सा चार्ज आएगा? उसके पास निगेटिव चार्ज आएगा। इस चीज को आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, अच्छे से दिमाग में भर लीजिएगा। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक, ओके, अब बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज। अच्छा, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज क्या है? आज से बहुत साल पहले हम लोगों को ये नहीं पता चल पाता था कि कौन पॉजिटिव है कौन निगेटिव है, कैसे है, नहीं पता चल पाता था। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज बेटा प्रैक्टिकली बनाई गई थी। कैसे बनाई गई थी? प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट कर करके ये इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज बताई गई थी। समझ में आया? इस इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज को समझने के पहले मैं आपको एक बात बताऊं। मान लीजिए एक बंदा ये है,
एक बंदा ये है, एक बंदा ये, 3 बंदे हैं हमारे पास। एक बंदा समझ लीजिए आपके पास ऐसा है जो कि कौन है, मुकेश अंबानी है। कौन है, मुकेश अंबानी, बहुत रईस बंदा है। एक बंदा एवरेज है और एक बंदा बहुत ही ज्यादा पुअर, गरीब, बहुत ज्यादा गरीब बंदा है, ठीक है ना। अब देखो, अब यहां से देखना, ये दोनों बंदे गए रेस्टोरेंट खाना खाने, तो जब खाना खाएंगे तो पैसे कौन देगा, इस वाले के सामने ये तो गरीब आदमी बन गया ना बेचारा, तो पैसा कौन देगा, पैसा तो मुकेश अंबानी जी देंगे, देंगे कि नहीं देंगे। लेकिन अब देखो, इन्होंने पैसा दिया और इन्होंने लिया। अब यहां पे जब एवरेज आदमी और बहुत गरीब आदमी रेस्टोरेंट जाएंगे तो पैसा कौन देगा, तब तो पैसा ये देगा ना। मतलब कहने का, इसके कंपेयर में ये रईस है तो खर्च ये करेगा, इसके कंपेयर में ये रईस है तो खर्च ये करेगा, सिंपल सी बात है। एज इट इज सेम, इनको जो मैंने सेट किया है बेटा, ये ऊपर से नीचे तक ज्यादा रईस लोगों की एक कैटेगरी बनाई है। सबसे रईस कौन है, ग्लास, उसके बाद फेनेल, वूल, सिल्क, हार्ड मेटल, हार्ड रबर, सीलिंग वैक्स, रेजिन, सल्फर। समझिएगा क्या होगा, आप इस चीज को अच्छे से अंडरस्टैंड करिएगा। देखिए, अगर बेटा मैं ग्लास और फनेल को आपस में क्या करता हूं, रब करता हूं, तो रईस कौन है, ग्लास, तो इलेक्ट्रॉन कौन देगा, ग्लास। भाई जो रईस होगा वही ना देगा, लो ले जाओ इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो जब ग्लास इलेक्ट्रॉन देगा तो यहाँ पे ग्लास में क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, और यहाँ पे फनेल, सॉरी, ग्लास में कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, फनेल में क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। अब जरूरी नहीं है हमेशा कि फनेल के ऊपर नेगेटिव चार्ज ही रहे। अरे भाई, फनेल से भी कोई गरीब मिल गया, अब फनेल और वूल मिल गए आपस में, अब देखो क्या होगा, फनेल और वूल आपस में रब कर दिया। अब वूल के कंपेयर में फनेल तो रईस है, तो यहाँ पे कौन देगा, यहाँ पे फनेल इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, अब वूल क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। तो फनेल इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो फनेल के ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, और वूल के ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। वैसे ही हम लोग फनेल को किसी के साथ भी रब करोगे, फनेल पॉजिटिव बाकी नेगेटिव। अब इस वूल को सिल्क के साथ रब करोगे, अब ये वूल रईस हो गया, अब ये पॉजिटिव होगा और सिल्क नेगेटिव होगा। तो बेटा चीज को समझो, कहने का मतलब ये है कि ये एक इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज है। किस क्रम में लगाई गई है बेटा, ये देखो क्या है, इंक्रीजिंग टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। ऊपर से देखो, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी किसके पास है, ग्लास में, उसके बाद नीचे घटती चली जाएगी। और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने की टेंडेंसी किसके पास है, सल्फर के पास। सबसे कम किसके पास है, ग्लास के पास। मतलब समझिएगा, इस चीज की अगर मैं आगे बात करूं तो ये एक इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज है। और ये जो ग्लास है बेटा, ग्लास ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा और सल्फर ऑलवेज नेगेटिव रहेगा। तुम ग्लास को किसी के साथ भी रब करो, ग्लास के ऊपर हमेशा पॉजिटिव चार्ज ही आएगा। इन बीच के जो हैं, इनके ऊपर डिपेंड, इनके ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चार्ज आ सकते हैं, डिपेंड करेगा कि उनको किसके साथ हम लोग रब करते हैं। तो दिस इज योर इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज। ओके, स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए, जैसे ग्लास रॉड है और ये क्या है, सिल्क है, इन दोनों को मैंने क्या किया, रब किया। तो यहां पर क्या हुआ बेटा, ग्लास से कुछ इलेक्ट्रॉन किसके पास आ गए, सिल्क के पास आ गए। ग्लास से कुछ इलेक्ट्रॉन किसके पास आ गए, सिल्क के पास आ गए। तो ग्लास आपका पॉजिटिव चार्ज हो गया और सिल्क आपका नेगेटिव चार्ज हो गया। कहानी समझ में आई। अभी मैंने आप लोगों को बताया था ना कि आगे मैं बताऊंगा कि चार्ज को कैसे पैदा करते हैं। तो देखो, एक तरीका तो यही हो गया कि जब भी हम लोग क्या करते हैं, कोई भी दो ऑब्जेक्ट को आपस में रब करते हैं, क्या करते हैं बेटा, रब करते हैं, तो क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाता है। तो जब ट्रांसफर हो जाएगा तो एक ऑब्जेक्ट आपका पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और दूसरा ऑब्जेक्ट आपका नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे की बहुत बड़ी कहानी है, उसको आप लोग सीखेंगे जब आगे की क्लासेस में जाएंगे। कि जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, इलेक्ट्रॉन की एक थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है, उस एनर्जी को पा करके वो क्या करता है, एटम को छोड़ के निकल जाता है। तो जैसे हम लोग चीजों को रब करते हैं, तो रब करने से क्या होती है, एनर्जी पैदा होती है। तो वो एनर्जी क्या करता है, इलेक्ट्रॉन गेन करके और निकल लेता है। समझ में आया ना। अब किसका इलेक्ट्रॉन, अब जैसे दो चीजों को रब कर रहे हैं तो एनर्जी तो दोनों के इलेक्ट्रॉन पा रहे हैं। जैसे ये ऑब्जेक्ट है मेरे पास और दूसरा ये ऑब्जेक्ट है मेरे पास, ठीक है ना। दूसरा हमारे पास मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, रब दोनों को कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बेटा, दोनों को रब कर रहे हैं, दोनों को रब कर रहे हैं। तो इस बीच में, इस बीच की जगह पे बेटा क्या होगा, इस बीच की जगह पे एनर्जी पैदा होगी।
कौन पैदा होगा, एनर्जी पैदा होगी। तो इसके इलेक्ट्रॉनों को भी एनर्जी मिलेगी और इसके इलेक्ट्रॉनों को भी एनर्जी मिलेगी। तो सुनिएगा बेटा, जिसकी थ्रेशोल्ड एनर्जी कम होगी, मतलब जिसको कम एनर्जी चाहिए बाहर निकलने के लिए, तो वो क्या होगा, वो तुरंत क्या करेगा, कम एनर्जी में क्या होगा, तुरंत बाहर निकल जाएगा। मान लो ये ग्लास है, ये सिल्क है, तो ग्लास वाले का क्या रहेगा, थ्रेशोल्ड एनर्जी ग्लास वाले की क्या रहेगी, कम रहेगी। वो थोड़ा सा एनर्जी पाया, तुरंत निकल लिया। और जब उससे इलेक्ट्रॉन निकल गया तो कोई ना कोई सहारा तो चाहिए ना उस बेचारे को, तो सहारा कौन देगा, सहारा सिल्क देगा। सिल्क के इलेक्ट्रॉन नहीं निकल पाए, क्योंकि सिल्क के इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमको ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो इसको इस क्रम में हम लोगों ने लिखा है, किस क्रम में, कि ऊपर से नीचे आएंगे तो बेटा इलेक्ट्रॉन ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकेगा ऊपर से नीचे आने पे। ग्लास का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो बहुत कम एनर्जी एब्जॉर्ब कर पाता है, थोड़ी सी एनर्जी में ग्लास को छोड़ करके बाहर चला आता है। समझिए, आगे इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से आप लोग पढ़ोगे, केमिस्ट्री में भी पढ़ोगे, फिजिक्स में भी पढ़ोगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ोगे, आप लोग बहुत सारी चीजें पढ़ोगे। शायद क्लास 11 में थोड़ा सा पढ़ के भी आए हो आप लोग। ठीक, तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो इतना हम लोगों ने सीख लिया, ये इंट्रोडक्शन पार्ट था इलेक्ट्रोस्टैटिक का। अब इसके बाद हम लोग जब नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे उसमें क्या पढ़ेंगे बेटा, इंट्रोडक्शन ऑफ, उसमें क्या पढ़ेंगे बेटा, हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन तो हो गया, अब क्या पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पढ़ेंगे। ओके, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।